नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज से जुड़ी विभिन्न बातें, विभिन्न जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय, एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और समाज के उत्थान में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में यहाँ आमंत्रित किया है। कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और अगर ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान होगा तभी हमारे देश का पूरी तरह से उत्थान होना संभव है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आश्रय संस्था के संस्थापक और होम्योपैथिक डॉक्टर पंकज शुक्ला जी को। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। जैसे कि पंकज जी बताया, आश्रय इस संस्था में आप निरंतर लगभग 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और बहुत ही लंबा सफ़र आपका हो गया है। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी संस्था के बारे में। हमारी संस्था बेसिकली गांव में महिला उत्थान के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए काम करती है। और व्यक्तिगत रूप से मैं मध्य प्रदेश की लगभग 4000 पंचायतों में भ्रमण किया हूँ और वहाँ की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ़ हूँ और उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी कई, झारखंड, यूपी और कई राज्यों में हमारा काम चलता है। और हम समृद्ध ग्राम समृद्ध भारत के एक एजेंडा पे काम करते हैं जिसके अंतर्गत होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट आता है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, किसानों को फार्मिंग के एडवांसमेंट से बनाना, वहाँ का जो विलेज लेवल इंफ्रा है उसको अच्छा करना, स्वास्थ्य सेवाओं को समुचित रूप से जोड़ना, ये हमारा मुख्य कार्य रहता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि लगभग बहुत साल तो आपको हो चुके हैं, तो कैसे आपको इस कार्य की प्रेरणा मिली? क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो बेसिकली वैसे ही समाज सेवी कहलाते हैं, समाज के उत्थान के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं, लेकिन फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कार्य करना बहुत अलग एक जोन है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे पंकज। एक्चुअली जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है गाँव से हुई है जी। हमारे दादाजी बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत अच्छा काम करते थे। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती थी क्योंकि वो कई बार, अगर मैं बचपन की कुछ याद बताऊं तो तीर्थ यात्रा पे जाते थे। जी जी जी। और गांव के 30-40 लोगों को लेके जाते थे और वो पहले उनको खाना खिलाते थे, रहने की व्यवस्था के, उसके बाद खुद खाना खाते थे। अच्छा। तो उनका जो एक मूल स्वभाव था सेवा का, वो मुझे मिला। फिर जो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो समाज सेवियों का रहा, राजनैतिक भी रहा, उसमें सिविल सर्विस लोग भी रहे। तो मुझे वो एक प्रेरणा मिली। सबका जो एक मूल मंत्र था वो सेवा ही था। बिल्कुल। तो जब मैं बड़ा हुआ, होम्योपैथी में आया, होम्योपैथी के साथ साथ मैंने काम भी शुरू किया उसी समय से। होम्योपैथी का मैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हमारा है छात्रों के लिए, जो जूनियर विंग थे, उसका मैं अध्यक्ष भी रहा। तो उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस साथ साथ में काम भी शुरू कर दिया हमने। तो कुछ हमारे ऐसी चीज़ें थी जो गांव से जुड़ी हुई थी, मुझे गांव में जाने का एक अवसर मिला। जी जी जी। फिर मैंने वहाँ देखा कि स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन वहाँ पे आर्थिक लैकुना है, गैप है। जी जी जी। लोग माइग्रेशन हो रहा, लोग गांव के बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। महिलाएं मेन धारा में नहीं है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये सब चीज़ें भी मैं सबको ये साथ लेके चलूं। तो मैंने ग्राम्या अपना आश्रय के अंतर्गत प्रोजेक्ट डिजाइन किया और उससे शुरुआत की हमने इस तरीके से। जी। तो पहला कौन सा क्षेत्र आपका था और किस गांव में सबसे सर्वप्रथम आपका हमने जब शुरू किया तो हमने रीवा, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, इन सब, सतना, इन जिलों में काम करना शुरू किया। जी जी। तो उस समय पे करीब 10 साल पिछली बातें हैं। आजीविका मिशन चलता है मध्य प्रदेश का, जिसमें स्वतः समूह रहती हैं। जी जी जी। तो उनकी जो ब्रांडिंग थी वो स्कैटर्ड थी, मतलब वो कुछ बना रहे थे लेकिन ठीक ढंग से नहीं चल रहा था। तो उनके एक बड़े अधिकारी से मेरी चर्चा हुई और हमने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया। तो वहाँ से हमने ये देखा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल। और अगर हम आज के परिवेश में देखें तो हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी अभी जो ईयर एंड हुआ उसमें $3.7 ट्रिलियन है और जिसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 17% सिर्फ है और वैश्विक रूप से 37% है। तो अगर हम इस गैप को पूरा करें, सहभागिता लाएं, तो ये इसमें $2.9 ट्रिलियन का और एड ऑन हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो
ये मेरे दिमाग में हमेशा से था कि महिलाओं को अगर हम मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, देश जो है डबल स्पीड से बढ़ेगा। बिल्कुल तो उसी तरीके से हमने काम करना शुरू किया, वैश्विक बाजार में जोड़ा उनको। हमने इसके बाद अपना एक ई कॉमर्स का पोर्टल भी डिजाइन किया। अच्छा जी। उनके प्रोडक्ट्स को हम ले जाके उसमें क्लब करें जी। और हमने प्लान किया कि हम फिजिकल लेवल पे स्टोर्स खोलेंगे जिसमें सिर्फ गांव की प्रोडक्ट को ही हम लिंक करेंगे। जी, जी, जी। तो अगर उनको बाजार मिलेगा और उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, तो और अच्छा कर पाएंगी वो जी। तो जो अभी हिंदुस्तान का जो अभी आबादी का महिलाओं का 14% ही व्यापार के क्षेत्र में है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम महिलाओं को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो 14% से लेकर अगर हम 30-35% ले जाएंगे तो जीडीपी अपने आप डबल हो जाएगी। तो सही बात है और इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपका तो प्रयास बहुत ही सराहनीय है। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया अभी के रीवा और क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, तो हमारा अभी कार्य का क्षेत्र लगभग कितना है और कितने लोग हमसे जुड़कर कार्य कर रहे हैं? हमारा कार्य का क्षेत्र तो पूरा मध्य प्रदेश में हर जगह काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में झारखंड में है। अच्छा। और नॉर्थ के समस्त जो है स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। अभी ईस्टर्न में भी जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, उधर भी काम करना शुरू करने वाले हैं। और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, एक मैन फोर्स वो है, मैन पावर जो है। फिर हमारे विलेज मोबिलाइजर होते हैं जो कि योजनाओं को गांव तक पहुंचाते हैं, गांव के लोग मोबिलाइज करते हैं। जी, जी, जी। अभी क्या है, अब गांव में जाते हैं तो अभी भी महिलाओं में एक बैरियर रहता है। जी, जी, झिझक भी रहती है। तो कैसे उनको मोबिलाइज करें कि आपको बेहतर कैसे करना है, प्रेरणा कैसे दें, तो वो काम करते हैं। तो हर जिले में हमारे इस तरह के मध्य प्रदेश में लोग हैं, बाहर भी हैं। फिर हमने एक इंटरनेशनल दुबई में भी अपना ऑफिस खोला हुआ है। अच्छा। वैश्विक बाजार के लिए कि हम इनको क्लब कर पाए वहाँ पे एक पार्टनरशिप के माध्यम से। तो अभी हमारा ये है कि लोकल से ग्लोबल ले जा रहे हैं। क्या बात है। सारी चीजों को। तो उस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं, ब्रांडिंग पैकेजिंग करवाते हैं, किस क्षेत्र में अच्छा कर पाएं। जैसे महिलाओं के लिए है, फिर युवाओं के लिए है, किसानों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे काम करते हैं। यानी एक बहुत बड़ी टीम को लेकर आप अभी कार्य कर रहे हैं और काफी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। पंकज जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए है। तो बेसिकली स्व सहायता समूह को ही हम टारगेट करते हैं या महिला के उत्पादों को, या बाकी चीज़ें भी लेकर चलते हैं? हमने जैसे आपसे कहा जी, स्व सहायता समूह हो गई, इसके अलावा भी जो महिलाएं बाहर हैं, फिर ऐसे युवा हो गए कि आप देखिए कि हिंदुस्तान की 65% आबादी जो है 35 साल के नीचे है। जी बिल्कुल। और उसमें से 50% जो है वो 25 साल से नीचे है। और एक स्टडी आई कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है उसमें युवाओं का 34% योगदान है जी। तो मेरा मानना ये है कि युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा, अभी उनको दिशा देने की जरूरत है। तो उनके लिए हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो उनको कैसे टैप करें, उसके लिए हमने विलेज काउंसलर बनाया हुआ है। अच्छा। विलेज काउंसलर वो लोग हैं जो गांव के अंदर मानव संसाधन को इकट्ठा करते हैं और उनको दिशा देते हैं। इसके माध्यम से पता चलता है कि इनको किस क्षेत्र में ट्रेन करें, किस रोजगार में जाएंगे ये, या स्वरोजगार में जाएंगे। जी जी, तो उनके लिए एक बेहतर अवसर कैसे पैदा करें, ये इस तरह से युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि पंकज जी, आप तो ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, उनके उत्थान के लिए। इसी तरह हमारी सरकार भी जो है वो आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है और ग्रामीणों के उत्थान के लिए, चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, या हॉस्पिटल हो, पक्की सड़कें हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आजकल हमारे भारत के गांव भी बहुत विकसित दिखने लगे हैं और रौनक और अच्छे से दिखाई देती है वहाँ। तो सरकार की क्या सहायता आपको अपनी मुहिम में या अपने अभियान में प्राप्त होती है? देखिए, बेसिकली सरकार से हमारा ये सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहती है कि जो उनके अधिकारी हैं जो गांव के अंदर काम कर रहे हैं, शहर के या जिले में काम कर रहे हैं, उनके साथ हम एक कोऑर्डिनेशन बना के चले जी। और उस समन्वय के माध्यम से हम गांव तक पहुंचे। होता क्या है कि लोग सरकार की बात को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, तो उनका एक योगदान रहता है कि आप सहयोग कीजिए हमारा, कि हम बेहतर तरीके से उन तक पहुंच पाएं जी। और आपकी योजनाएं जो हैं उनके साथ कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी हमारे साथ में, दोनों का संयोजन कैसे होगा, उसको दोनों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने बुरहानपुर में ऐसे ही अभी कल ही ऐसा काम किया। अच्छा अच्छा। वहाँ पे पूरा जिला प्रशासन था वहाँ का। अच्छा।
तो उन्होंने सहयोग किया कि पूरी टीम इकट्ठा की, फिर दोनों की इकट्ठा किया, एक MOU साइन करवाया। जी जी। तो इस तरीके से सहयोग रहता है सरकार का कि उसको मोबिलाइज करती है। जी, कहते ना कि 2 हाथ अगर 11 मिलकर काम करे बनकर तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है कार्य में। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया कि मतलब सहयोग की बात की आपने, जब आप ग्राम में या लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, महिलाओं को आगे लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों का भी सामना आपको करना पड़ता होगा। तो क्या किस तरह की परेशानियां होती हैं? पहली परेशानी तो राजनीतिक कई बार आ जाती है कि जो लोग डेवलपमेंटल विकास मतलब विचारधारा के नहीं रहते हैं, तो बोलते हैं क्या हो रहा है, कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा, मेरा प्रभाव तो कम नहीं हो जाएगा। पहली तो ये आती है। दूसरी आती है कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को कैसे हम उनकी झिझक को तोड़ें। जी, वो काम करना चाहती हैं। कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं, 40-50 महिलाएं आती हैं, 100 महिलाएं आती हैं, जी जी जी, हाथ उठाती हैं। गांवों में थोड़ी सी वो रूढ़िवादिता भी चलती है कि है। हमारी घर की महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, घूंघट प्रथा भी अभी चली रही है। तो बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना तो उनको हम प्रेरणा देते हैं कि ऐसी सफल महिला उद्यमियों की कहानी बताते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। अच्छा। और उनको हम बताते हैं कैसे आप लोग देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य धारा कैसे जुड़ सकती हैं। आप अभी अगर आपकी कमाई 10,000 महीने की है और हमने आपका 10,000 और जोड़ दिया, तो वो डबल हो जाएगी। तो आपके खर्चे जो हैं कैसे पूरे हो जाएंगे, आपकी सेविंग हो जाएगी, कुछ अच्छा कर सकती हैं। उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। इसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे झिझक टूटती है और उनको हम ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग देते हैं और काम शुरू हो जाता है उनके साथ में। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन काफ़ी मेहनत भरा काम ज़रूर हो जाता है, संघर्ष जरूर हो जाता है, क्योंकि लोगों को बाहर निकालना, उनकी ही भलाई के लिए वो संघर्ष करना एक बड़ी बात हो जाती है। मेरा एक लक्ष्य है कि हर एक परिवार की आमदनी कम से कम 15,000 होनी चाहिए। आज का जो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो मेरा टारगेट यही रहता है। और उसी टारगेट को लेके हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं कि उसमें महिला चूंकि गांव के अंदर ही रहती है, माइग्रेट नहीं होती है, कई बार पुरुष बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो होगा ये कि अगर महिला सशक्त हो जाएंगी तो जो पुरुष बाहर काम करने गए हैं वो भी वापस आके उनको उसी काम में सहयोग भी कर सकते हैं। तो माइग्रेशन भी रुकता है। फिर अगर आप देखिए कोई पुरुष बाहर गया है, या मान के चलिए कि एक गांव का आदमी अहमदाबाद चला गया काम करने, उसको वहाँ 12,000-13,000 रुपए मिल रहे हैं, उसका खर्चा कितना वहाँ पे बचा के तो 3-4 हज़ार ही लेके आ रहा है। तो अगर हमने महिलाओं को सशक्त करना शुरू कर दिया, वो देखेंगे तो उनको आमदनी भी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल इस तरीके से। जी जी जी। पंकज जी, जैसे कि आप जब ग्राम में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो क्या हम उसको टारगेट करते हैं कि इस गांव में हमको कौन कौन सी कमियां दिखाई दे रही हैं, तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, या अपना कोई अभियान जो हम डिज़ाइन करते हैं उनको हम गांवों में जाके संचालित करते हैं? जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो संसाधन है पहले उसको देखते हैं। जी जी जी। किस तरह के अनुकूलताएं हैं और प्रतिकूलताएं क्या हैं। अनुकूलताएं हैं तो उसको हम पॉजिटिवली उस हिसाब से मोड़ लेते हैं। प्रतिकूलताओं के लिए हम उसको दूर करते हैं कि उसको दूर करके उस बैरियर को कैसे काम करते हैं। फिर हमारा एक माइंड सेट रहता है कि हमको क्या क्या काम करने हैं। जैसे कि हमने अगर काम करना है महिलाओं के लिए तो कौन से प्रोग्राम चलाएंगे, युवाओं के लिए कौन से चलाएंगे, किसानों के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पे कृषि के संसाधन कितने हैं। अब देखिए, बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 60% जो है फार्मिंग पे डिपेंड्स है, लाइवलीहुड, और उसका एडवांसमेंट 40% ही है अभी हिंदुस्तान में। 40% किसानी सक्षम है जो एडवांसमेंट में है। जी जी जी। और अगर ब्राजील और अमेरिका को देखेंगे वहाँ 75% और 95% है। जी जी। अभी भी आधुनिकता की तरफ हमारे किसान पूरी तरह और हमारी GDP 18% किसानों पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल। तो निश्चित रूप से किसान को सशक्त करना पड़ेगा। जो रूटीन काम कर रहे हैं उससे हट के काम करना पड़ेगा। जी। तो अभी सरकार भी काम कर रही है एडवांसमेंट के लिए। आप देखिए अभी ड्रोन से खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, कीटनाशक डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी जी। एडवांसमेंट यही है। तो अगर किसानों को एडवांसमेंट करेंगे हम, उनकी फार्मिंग को एडवांसमेंट करेंगे, ठीक, ऑर्गेनिक पे ले जाएंगे, एरोमेटिक पे ले जाएंगे, आप औषधि खेती करवाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, कैश क्रॉप पे ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी फायदा होगा। तो हर चीजों को, परिस्थितियों को देख के हम प्रोग्राम डिजाइन करके फिर काम शुरू करते हैं। जी।